हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इरिक इरिक्शन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी इरिक इरिक्शन की मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। साइको सोशल को हम क्या कहेंगे? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन यही से बन जाता है कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? इरिक इरिक्शन ने दी थी। या फिर आपसे पूछा जा सकता है इरिक इरिक्शन की जो थ्योरी है वो कौन सी है? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एक नाम और है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। साइको सेक्सुअल यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। और साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? इरिक इरिक्शन ने दी थी। साइको सोशल का मतलब समझते हैं। इसमें साइको सोशल दो वर्ड है, साइको और सोशल। साइको मतलब आपकी साइकोलॉजी और सोशल मतलब आपका समाज। साइको किससे रिलेटेड है? ये बच्चे के माइंड से रिलेटेड है, बच्चे के मन से रिलेटेड है, बच्चे के इमोशन से रिलेटेड है। किससे? मन से। मन में क्या होता है? इमोशंस होते हैं, बच्चे की थिंकिंग होती है, फीलिंग्स होती हैं। और सोशल क्या हो गया? समाज हो गया। इरिक इरिक्शन अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से मनुष्य की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में समाज है वो अपनी भूमिका निभाता है। समाज में कौन कौन आएगा? समाज में आएगा आपकी फैमिली हो गई, आपकी सोसाइटी होगी, आपका कल्चर हो गया, आपकी कम्युनिटी होगी, संस्कृति हो गई, आपकी कम्युनिटी हो गई, आपका रिलीजन हो गया। ये सब चीज़ें किस तरह से बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। ये कहते हैं कि जब बच्चा किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है तो हर एक स्टेज के अपने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हर एक स्टेज के अपने क्राइसिस होते हैं, हर एक स्टेज में अपने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हर एक स्टेज में अपने क्राइसिस होते हैं। क्या होते हैं? क्राइसिस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। बच्चा उस कॉन्फ्लिक्ट, उस क्राइसिस को रिजोल्व करने की कोशिश करता है। जब वो इस क्राइसिस को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश करता है तो वहां पर दो अपोजिट फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने बात की ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब वो उस समस्या का समाधान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो डिपेंड किस पे करेगा? समाज पे, सोसाइटी पर, उसके कल्चर पर। हर एक स्टेज के अपने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अपनी समस्याएं होती हैं। बच्चा जब उस समस्या का समाधान कर रहा होता है तो उसकी जो समाज है, उसकी जो सोसाइटी है, वो किस तरह की भूमिका निभा रही है। अगर वो उसको बढ़ावा दे रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी मदद कर रही है उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में, तो वो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ डेवलप कर पाएगा, वो एक मनोसामाजिक स्ट्रेंथ डेवलप कर पाएगा, एक विर्च्यू डेवलप कर पाएगा, और वो अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा पाएगा। लेकिन अगर समाज की भूमिका नेगेटिव रही, समाज ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचा, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव रूप से डेवलप नहीं कर पाएगा। वो कहाँ चला जाएगा? नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। ये कहते हैं कि मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, उसको जो समाज है वो काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में समाज का जो रोल है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ये कहते हैं कि हर एक स्टेज में दो अपोजिंग फोर्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव फोर्स होता है। हर एक स्टेज में, हर एक स्टेज के अपने क्राइसिस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इस स्टेज को लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहा गया है। इस थ्योरी को क्या कहा गया है? लाइफ स्पैन थ्योरी। लाइफ स्पैन थ्योरी यानी जीवन अवधि सिद्धांत। जीवन अवधि सिद्धांत। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाइफ स्पैन थ्योरी किसने दी थी? तो इरिक इरिक्शन ने दी थी। या फिर इरिक इरिक्शन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? लाइफ स्पैन थ्योरी है। क्योंकि इरिक इरिक्शन मानते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बर्थ से शुरू होता है और ओल्ड एज तक जाता है या फिर डेथ तक जाता है। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी वो जन्म से लेकर और ओल्ड एज तक दी है, मृत्यु तक दी है। इन्होंने पूरी लाइफ स्पैन को, पूरी मनुष्य के जीवन को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया। ये कहते हैं कि हर एक स्टेज के अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अपनी समस्याएं होती हैं। बच्चा उस समस्या का समाधान कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। ये मानते हैं कि 100% किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करना जरूरी नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट स्टेज की बात करें, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट।
ये नहीं कहते कि बच्चे को 100% ट्रस्ट डेवलप करना है। 100% ट्रस्ट का मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, सॉरी, फर्स्ट स्टेज आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास की स्टेज। इसमें बच्चा अपनी केयर गिवर पर डिपेंडेंट होता है, मोस्टली अपनी माँ पर डिपेंडेंट होता है। जब बच्चे को भूख लगी तो अभी उसे क्या चाहिए, अभी वो ये एक्सप्लोर कर रहा है कि क्या उसके आसपास का संसार है वो ट्रस्ट के लायक है या नहीं है। जब उसे भूख लगेगी तो वो रोएगा। अगर वो रो रहा है और उसको क्विक रिस्पॉन्स मिला, माँ उसके पास आई, उसे क्या समस्या है, उसे भूख लगी है तो उसे फीड कराया, अगर उसने गीला कर दिया है तो उसके कपड़े चेंज किए, जब उसे केयर मिल रही है, उसे अपने आसपास के लोगों से लव मिल रहा है, अफेक्शन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, तो वो एक विर्च्यू डेवलप करेगा। किसका? होप का, यानी आशा का विर्च्यू डेवलप करेगा। लेकिन अगर माता पिता ने बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दिया और बच्चे को किसी काम वाली या फिर किसी भी हाउस हेल्प के पास उसे छोड़ दिया, उसे उतनी केयर नहीं मिली, उसे भूख लगी है तो उसे टाइम से फीड नहीं कराया गया, तो बच्चे में अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर दो अपोजिट फोर्स है। अगर उसे सपोर्ट मिला समाज से तो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर उसे आसपास के लोगों, समाज से सपोर्ट नहीं मिली तो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, मिसट्रस्ट की तरफ जा रहा है। किसी भी सिचुएशन में 100% ट्रस्ट डेवलप करना भी सही नहीं है। अगर वो हर किसी पर ट्रस्ट करने लगा तो वो भी उसके लिए सही नहीं है। वो अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, कौन उसका अपना है कौन पराया है, इसके बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। तो 100% भी स्ट्रेंथ का डेवलप होना सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस होना चाहिए कि वो ट्रस्ट डेवलप करे आसपास के लोगों के से, और ये देखे कि जो आसपास का जो संसार है, जो लोग हैं, वो ट्रस्ट के लायक हैं। तो 100% किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। एक प्रिंसिपल होता है एपिजेनेटिक सेंटर, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। क्या है? एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि एक स्टेज में डेवलप हुआ विर्च्यू दूसरे स्टेज को प्रभावित करेगा। पहले बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगा, उसके बाद बच्चा इंडिपेंडेंसी पे जाएगा, इंडिपेंडेंसी डेवलप होगी फिर इनिशिएट की तरफ जाएगा। अगर बच्चे में इंडिपेंडेंसी डेवलप नहीं हुई है तो वो इनिशिएट की तरफ नहीं जाएगा। यानी एक स्टेज है वो फाउंडेशन का काम करेगी दूसरी स्टेज के लिए, दूसरी स्टेज फाउंडेशन का काम करेगी तीसरी स्टेज के लिए, तीसरी स्टेज है वो फाउंडेशन का काम करेगी फोर्थ स्टेज के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बच्चे में ट्रस्ट डेवलप हुआ वो ऑटोनॉमी की तरफ ही जाएगा, वो शेम एंड डाउट पर भी जा सकता है। हम अभी जब स्टेजेस एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एपिजेनेटिक जो प्रिंसिपल है ये किस थ्योरी से रिलेटेड है, तो ये इरिक इरिक्सन की थ्योरी से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज, इरिक इरिक्सन ने अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में कितनी स्टेजेस की बात की थी? 8 स्टेजेस की बात की थी, जो आपको सीक्वेंस से याद रखनी है। सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएगा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट आएगा, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये जो 5 स्टेजेस हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली 3 स्टेजेस से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एडोलेसेंस खत्म हो जाता है और चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम एडोलेसेंस तक ही स्टडी करते हैं। इरिक इरिक्सन ने अपनी थ्योरी है वो 8 स्टेजेस में लाइफ स्पैन थ्योरी दी है, इसलिए हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम एक एक स्टेज को बहुत आराम से समझेंगे। पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें जो एज होती है वो 0 से 18 मंथ होती है। एज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो एज होती है वो कौन सी होती है? 0 से 18 मंथ तक होती है। यानी जब बच्चा कहाँ होता है? जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है। जब बच्चा इन्फेंसी में होगा तो उसके सामने क्राइसिस क्या होगी? 2 अपोजिट फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। बच्चा इस स्टेज में किस कॉन्फ्लिक्ट का सामना करता है कि क्या वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट, अपने आसपास के वर्ल्ड पर ट्रस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ट्रस्ट डेवलप कब होगा? जब बच्चे को केयर मिल रही है, प्यार मिल रहा है, अफेक्शन मिल रही है। जब बच्चे को भूख लग रही है तो उसे खाना फीड कराएगा। मोस्टली इसमें जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? फीडिंग होती है, माँ का दूध लेना होता है।
फीड कराया गया, उसको क्लीन रखा गया, उसको सूखा रखा गया, उसको गर्मी लग रही है तो उसको टेम्परेचर ठीक करके दिया गया। जब बच्चे की केयर की जाती है तो बच्चे में क्या डेवलप होता है, होप नाम का विर्च्यू, यानी आशा जो विर्च्यू है वो डेवलप होता है। एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ, विर्च्यू का मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, एक मनोसामाजिक स्ट्रेंथ है जो बच्चे में डेवलप होती है। इसकी स्टेज कौन सी होती है, इन्फेंसी होती है, जब बच्चा 0 से 18 वर्ष में होता है। अगर बच्चे में ट्रस्ट डेवलप हुआ तो बच्चे में इंडिपेंडेंसी यानी ऑटोनॉमी डेवलप होने में बच्चे की मदद करेगा। लेकिन अगर बच्चे में मिसट्रस्ट डेवलप हो गया, अविश्वास की भावना डेवलप हुई, तो वो इसको नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगा। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जब बच्चा मोस्टली इन्फेंसी में होता है, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में होता है, यहाँ पर किस पे डिपेंडेंट होता है, मेनली अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर मेनली अपनी मदर पर डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट स्टेज में मेनली अपनी माँ पर डिपेंडेंट होता है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में फैमिली पर आ जाता है, यानी अर्ली चाइल्डहुड के शुरुआत में इस स्टेज को हम कह सकते हैं। इस स्टेज में बच्चा ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंसी चाहता है, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहता है। बच्चा खुद से खुद का खाना खाना चाहता है, अपने टॉय से खुद खेलना चाहता है। अगर आप बच्चे की उंगली पकड़ के चल रहे हैं तो बच्चा आपका हाथ छोड़ देगा, उसे खुद से चलना है, इंडिपेंडेंसी देखना है। इस स्टेज में एक इम्पोर्टेंट काम करता है बच्चा, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग, ये आपको याद रखना है। क्या टॉयलेट ट्रेनिंग है वो बच्चा कौन सी स्टेज में लेता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में लेता है। यहाँ पर बच्चा इंडिपेंडेंट रूप से कोई भी काम करना चाहता है, वो अपने कपड़े खुद डिसाइड करेगा, अपने कपड़े खुद पहनने की कोशिश करेगा, स्पून का यूज करना शुरू करेगा। अगर बच्चे को जब ये सब काम कर रहा है, अगर बच्चे को एप्रिसिएशन मिला, बच्चे को सपोर्ट मिली, बच्चे को वो काम करने दिया गया, तो बच्चे में ऑटोनॉमी डेवलप हो जाएगी कि यस मैं कोई भी काम अपने आप कर सकता हूँ। अगर बच्चे को ये काम नहीं करने दिया गया तो बच्चे में शेम एंड डाउट आएगा। बच्चे को लगेगा कि मैं तो कोई भी काम करने लायक ही नहीं हूँ, मैं कोई भी काम इंडिपेंडेंट रूप से नहीं कर सकता। तो बच्चा कहाँ चला जाएगा, शर्म और लज्जा की स्टेज में चला जाएगा। अगर बच्चा ऑटोनॉमी डेवलप कर पाया तो बच्चे में जो विर्च्यू डेवलप होगा वो क्या होगा, विल विर्च्यू है वो डेवलप होगा। विर्च्यू है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी इन स्टेजेस से। आपसे एज पूछ लेगा, आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछेगा कि जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो उसमें कौन सी स्टेज होती है साइको सोशल डेवलपमेंट की। थर्ड स्टेज आती है इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। यहाँ पर बच्चा पहल करता है पहल किसी भी काम को करने में इनिशिएट लेता है। बच्चा अपने पेरेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करता है, वो किचन में कुछ काम करने की कोशिश करता है। मम्मा खाना बना रही है तो बच्चा कहेगा कि मैं भी खाना बनाऊंगा, झाड़ू लगा रही है तो मैं भी झाड़ू लगाऊंगा। किसी भी खेल में वो इनिशिएट लेता है, खेल के रूल्स बताता है कि इस तरह से ये खेल खेलना है। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, इनिशिएट लेना शुरू करता है। अगर बच्चे ने इनिशिएट लेना शुरू किया और उसे सपोर्ट दी, उसके पेरेंट्स ने कहा शाबाश तुम अच्छा काम कर रहे हो, चाहे उसने टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई लेकिन आपने कहा कि नहीं तुमने बहुत अच्छी रोटी बनाई है। अगर वो झाड़ू लगा रहा है, उसने चाहे कूड़ा छोड़ दिया लेकिन आपने कहा कि यस आप अच्छा कर रहे हो, इसको और अच्छा कर सकते हो। अगर बच्चे को सपोर्ट मिली तो बच्चा इनिशिएट में जो वर्च्यू डेवलप करेगा वो क्या होगा, पर्पज होगा, उद्देश्य होगा। लेकिन अगर वो गिल्ट में चला गया तो वो फिर पहल करना बंद कर देता है, वो फिर अकेलेपन की तरफ चला जाता है, नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। ये कब होता है, ये होता है अर्ली चाइल्डहुड में। कब होता है, अर्ली चाइल्डहुड में, प्री स्कूल एज में। इसको आप क्या कहेंगे, प्री स्कूल एज में, प्री स्कूल एज में, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बाल वाटिका में, आंगनबाड़ी में पढ़ने जाता है। फोर्थ आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, 6 से 12 यानी लेटर चाइल्डहुड में। लेटर चाइल्डहुड में जब बच्चा बाद की बाल्यावस्था में होता है तो बच्चा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी में होता है। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो ये देखता है कि जैसे उसने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, अगर उसने प्रोजेक्ट बनाया, खुद से उसने कोई काम किया और प्रोजेक्ट बनाने पर टीचर ने उसको अप्रिसिएट किया, टीचर ने कहा कि तुमने अपना काम बहुत अच्छा किया है, तो बच्चे में इंडस्ट्री डेवलप होगी, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट डेवलप होगा और वो कॉम्पिटेंसी की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को बार बार दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है, नहीं उसने ज़्यादा अच्छा किया, तुमने अच्छा नहीं किया,
तुम उससे कम बेहतर हो तो बच्चा कहाँ चला जाएगा, बच्चा इन्फीरियोरिटी में चला जाएगा। यहाँ पर बच्चा इन्फीरियोरिटी का मतलब क्या हुआ, उसे लगेगा कि वो दूसरों से पिछड़ा हुआ है। लेकिन अगर बच्चे ने कोई चार्ट बनाया, कोई मॉडल बनाया, कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाया और उसकी तारीफ हुई, उसको एप्रिसिएशन मिला, तो बच्चा इंडस्ट्री डेवलप कर पाएगा। फिर फिफ्थ स्टेज आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की स्टेज है, ये कब आती है, 12 से 18 साल में आएगी, जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है। एडोलेसेंस को कॉन्फ्लिक्ट की बहुत सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बच्चे में, एडोलेसेंस में होते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ये किसके साथ होते हैं, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। यहाँ पर जो बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा वो कौन होंगे, बच्चे के पीयर होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, पीयर होंगे। पीयर कौन होते हैं, उसी एज ग्रुप के उसके फ्रेंड पीयर होते हैं। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी में यहाँ पर आ जाएंगे टीचर और पेरेंट्स। यहाँ पर मेनली कौन आते हैं, टीचर आते हैं, क्योंकि जब बच्चा कहाँ जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है, टीचर होंगे। लेकिन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में जो पीयर हैं, जो दोस्त हैं, वो उसके साइको सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे जब बच्चा 12 से 18 साल में होगा। इस टाइम बच्चा अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा होता है कि मैं हूँ कौन, मैं किस लिए बना हूँ, मैं क्या करना है। यहाँ पर बच्चा अपने आने वाले टाइम, फ्यूचर के बारे में सोचना है कि उसे क्या, कौन सी जॉब करनी, कौन से व्यवसाय करना है, यानी वोकेशन के बारे में यहाँ पर सोचने लगता है। यहाँ पर बच्चा अपने फ्यूचर गोल डिसाइड कर रहा होता है। तो जब बच्चा अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा होता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, हर तरह के चेंजेस का सामना यहाँ पर बच्चा कर रहा होता है। अगर बच्चे को सपोर्ट मिली, बच्चे को केयर मिली, तो बच्चा अपनी आइडेंटिटी बना लेगा कि मैं ये हूँ। लेकिन अगर बच्चा अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाया, अपने वोकेशन को डिसाइड नहीं कर पाया, अपने फ्यूचर के लेकर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाया, तो वहाँ पर बच्चा कहाँ चला जाता है, रोल कन्फ्यूजन में चला जाता है। और अगर आइडेंटिटी बच्चा डेवलप कर पाया तो उसमें फिडेलिटी जो विर्च्यू है वो डेवलप होगा। ये मेन 5 स्टेजेस हैं, आपको ध्यान रखनी। सबसे पहले इन 5 स्टेजेस की सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बच्चा डेवलप करेगा इन्फेंसी में, क्योंकि वो ट्रस्ट डेवलप कर रहा है, क्या आसपास के लोग ट्रस्ट के लायक हैं या नहीं है। फिर उसके बाद बच्चा ऑटोनोमी यानी इंडिपेंडेंसी चाहता है, बच्चा खुद के काम सारे खुद से करने लगता है। फिर उसके बाद बच्चा इनिशिएट में आएगा, बच्चा पहल करने लगता है। फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी में आएगा, और फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में बच्चा आता है, जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है, जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है, जब बच्चा 12 से 18 साल की उम्र में होता है। 6th स्टेज की हम बात करें, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यहाँ पर जो बच्चा होता है, यहाँ पर बच्चा क्या अडल्ट हो जाता है। यहाँ पर अडल्ट होने के बाद वो इंटीमेट रिलेशनशिप देखता है। यहाँ पर वो शादी ब्याह की बात करता है कि यहाँ पर उसे एक लाइफ पार्टनर चाहिए जो उसको लव दे सके, जो उसको केयर दे सके। अगर उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, अगर उसकी शादी एक अच्छे इंसान के साथ होती है, तो उसमें लव नाम का विर्च्यू डेवलप होगा, वो अच्छा रिलेशन बनाएगा, एक इंटीमेट रिलेशन बनाएगा। लेकिन अगर उसका पार्टनर अच्छा नहीं है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी अपने पार्टनर के साथ, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पार्टनर पूरी नहीं करता है, तो वो आइसोलेशन में चला जाता है, एकांत में चला जाता है, वो बातचीत नहीं करता, फिर वो चुप चुप रहने लगता है। तो ये क्या हुई, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की स्टेज हुई। फिर उसके बाद आता है जर्नेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यहाँ पर जब उसे लव केयर अफेक्शन मिला, इंटीमेट रिलेशन बना पाया, तो वो जर्नेटिविटी की तरफ सोचेगा। वो सोचेगा कि अब वो समाज के लिए क्या कर सकता है। अपने बच्चों की परवरिश कर रहा होता है, बच्चों की परवरिश के साथ साथ वो अपनी समाज को क्या दे सकता है, अपनी सोसाइटी को क्या दे सकता है, सोसाइटी के लिए क्या प्रोडक्टिव कर सकता है, ये वो जर्नेटिविटी में सोचेगा। अगर वो जब जर्नेटिविटी में है तो उसमें जो विर्च्यू डेवलप होगा वो क्या होगा, केयर होगा। लेकिन अगर उसे अच्छे रिलेशन नहीं मिले तो वो जर्नेटिविटी की बजाय कहाँ चला जाएगा, स्टेग्नेशन में चला जाएगा। वो कुछ नहीं कर रहा होता है, एकांत में रहने लग जाएगा, स्थिरता आ जाती है उसकी लाइफ में। वो लाइफ सोसाइटी के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर पाता है। लास्ट स्टेज आती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर।
इस स्टेज में जब बच्चा इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो बुढ़ापे में ये बैठ के सोच रहा होता है, अपनी पूरी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या किया, उसने लाइफ में कुछ अचीव किया या फिर नहीं किया। अगर उसे लगता है कि उसने अपनी लाइफ में जो जो गोल्स थे वो अचीव कर लिए, तो वो विर्च्यू कौन सा डेवलप करेगा? विजडम। हमेशा खुश रहेगा, हर किसी से बातचीत करेगा, हंसमुख रहेगा ओल्ड एज में भी। लेकिन अगर उसकी लाइफ के कुछ गोल ऐसे थे जो वो पूरे नहीं कर पाया, उसे लगता है कि वो ऐसा करता तो ऐसा अच्छा होता, तो वो कहाँ चला जाता है? डिस्पेयर में चला जाता है। कुछ बूढ़े आपने देखे होंगे हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। जब वो अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, कुछ रह गया जो उन्होंने लाइफ में अचीव नहीं किया। लास्ट की 3 स्टेजेस हैं, लाइफ को समझने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पहली वाली 5 स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। पहली आएगी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। कब आती है? इन्फेंसी में आती है। इस स्टेज में बच्चा ट्रस्ट डेवलप करता है, विश्वास डेवलप करता है। फिर आएगी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। होपफुली आपको इरिक इरिक्शन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।